नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 12.4 ओम्स लॉ। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप बनती है, तो वही रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। देखिए क्या ओम्स लॉ में हम क्या देख रहे हैं। Is there a relationship between potential difference across a conductor and current passing through it? Let us explore with an activity. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रहे हैं और उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम वो रिलेशनशिप डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या किया है, एक सर्किट सेटअप किया है जिसमें नाइक्रोम का एक वायर है जिसकी लेंथ एक्स वाई एक वायर है जिसकी कोई लेंथ होगी एंड 0.5 मीटर ली हुई है लेंथ 0.5 मीटर। एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है और 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन दिस। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकेल, क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड आयरन मेटल। नाइक्रोम किससे मिलकर के बनी है? एनआई निकेल के लिए होता है और क्रोमियम के लिए यहाँ पर क्रोम है, मैग्नीज है और आयरन है। ठीक है, इनसे मिलकर के बनने वाली एलॉय है। एक्टिविटी में क्या करना है हमें? एक्टिविटी में देखिए ये एक सर्किट, देखिए इस सर्किट में हमने चारों सेल्स जो है उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है एक्स वाई, जो वायर नाइक्रोम का वायर है उसको एज ए रेजिस्टेंस यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है जैसा कि पैरेलल में हमें कनेक्ट करना होता है। एमीटर कनेक्ट किया हुआ है जो कि सीरीज में कनेक्ट करना होता है। एक की कनेक्ट की हुई है जिससे कि सप्लाई को हम किसी भी समय ऑन या ऑफ कर सकें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल हमने बना ली है। इस टेबल को देखिए, इसमें नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड, तो वन बाय वन हम सेल्स बढ़ाते जाएंगे। पहले हम एक सेल से ये पूरा सर्किट ऑपरेट करते हैं, फिर 2 सेल से, फिर 3 से और फिर 4 सेल से। ठीक है, तो ऐसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। 1.5 वोल्ट का एक सेल है, अगर 2 कनेक्ट कर देंगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा, 3 कनेक्ट कर देंगे 4.5 वोल्ट हो जाएगा और 4 कनेक्ट कर देंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता जाएगा यहाँ पर, और सर्किट के अंदर करंट भी इसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा। अब ये वोल्टेज यहाँ पर जो आपका वोल्ट मीटर रीडिंग देगा और जो आपका एमीटर रीडिंग देगा, उन दोनों रीडिंग को यहाँ पर हम इस टेबल के अंदर नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम V बाय I का रेशो बनाएंगे। ठीक है, और V बाय I का रेशो हम देखेंगे कि एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। V बाय I का जो रेशो है वो कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जिसके y एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया, x एक्सिस पे करंट ले लिया और फिर जो वोल्टेज था उसके करस्पॉन्डिंग करंट को यहाँ पर पॉइंट्स बनाते हुए ड्रॉ कर दिया और देखा कि एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये एक्सपेरिमेंट हम कर भी सकते हैं और आपको स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट लैब में कराया भी जाएगा। और अगर आपकी सारी रीडिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट है, आपने एक्यूरेसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो बिल्कुल आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला और किसने कंक्लूजन निकाला था इसकी बात करते हैं। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V बाय I इज ऑब्टेन इन ईच केस। आपका V अलग है, I अलग है, लेकिन V बाय I का रेशो हर बार सेम आ रहा है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने जब 1.5 वोल्ट V की वैल्यू ली 1.5 वोल्ट, तो आपकी I की वैल्यू आई 1 एम्पियर। फिर आपने जब V की वैल्यू 3 वोल्ट कर दी, आपकी I की वैल्यू आ गई 2। फिर आपने ये जब 4.5 कर दिया तो ये 3 हो गई। आपने जब 6 कर दिया तो ये 4 हो गई। अब आप इनके सबके रेशो देखिए, हर जगह पे रेशो देखिए V बाय I। V बाय I सारे केस में देखिए 1.5 अपॉन 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1, सॉरी 1.5, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखिए 3 बाय 2 करेंगे तो भी 1.5 आएगा। 4.5 अपॉन 3 करेंगे तो भी 1.5 आएगा और 6 बाय 4 करेंगे तो भी 1.5 आएगा। तो इन चारों ही केस में आपका V बाय I जो रेशो है, V बाय I रेशो जो है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन था एक साइंटिस्ट का। अब ये कौन साइंटिस्ट है उन पे हम बात करते हैं। So thus V by I is a constant ratio।
Okay, so in 1827 a German scientist George Simon Ohm found out the relationship between current I flowing through a metallic wire and potential difference across its terminals. ठीक है, उन्होंने ये रिलेशनशिप किसको मिली, ये रिलेशनशिप किसने फाइंड की, ये रिलेशनशिप मिली है ओम को। ठीक है, ओम एक साइंटिस्ट थे जिनको ये रिलेशनशिप मिली उस समय ग्राफ से। He stated that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V. क्लियर, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाया भी हुआ है, V is directly proportional to I. पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे हमने बढ़ाया वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। देखिए ये रिलेशनशिप मैंने जो यहाँ बनाई थी वो भी कुछ ऐसी है। जब V की वैल्यू 1.5 है तो I 1 था, जब V की वैल्यू इंक्रीज की तो I की भी इंक्रीज हुई, ये V की वैल्यू इंक्रीज की, I की इंक्रीज की, V की वैल्यू इंक्रीज हुई, I की इंक्रीज हुई। तो V प्रोपोर्शनल टू I। ऐसा रिलेशन अब हमें कब मिलता है, जब एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी मिलती है। और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसको जब भी आप रिप्लेस करेंगे, प्रोपोर्शनल को जब भी आप रिप्लेस करेंगे तो आप दो चीजें ऐड करेंगे। क्या क्या, एक तो इक्वल और एक कांस्टेंट। ये दो चीजें आपको इक्वेशन के अंदर डालनी होगी। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ए प्रोपोर्शनल टू बी, ऐसा आपके पास में कोई रिलेशन बना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए और क्या क्या लेना है आपको, इक्वल एंड कांस्टेंट। ए इक्वल टू कांस्टेंट इनटू बी। ओके, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, और यही चीज एक्सप्लेन की हुई है, यही देखिए आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन की हुई है एनसीईआरटी में। देखिए v प्रोपोर्शनल टू i और v बाय i इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को अब ओम ने एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इन द इक्वेशन 12.4 r इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर क्या मैंने क्या बताया आपको कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases with increase in temperature। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास यहाँ पर। एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। जो बहुत ज्यादा अपोज करता है वो होते हैं इंसुलेटर्स, जो बहुत कम अपोज करता है वो होते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, और कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की भी एक कैटेगरी होती है, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स, जिसके बारे में आप आगे जाकर 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा रजिस्ट करते हैं उनका नाम है इंसुलेटर्स, और जो बहुत कम रजिस्ट करते हैं उसका नाम है कंडक्टर। किसको रजिस्ट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को। जो आपके चार्जेस का फ्लो हो रहा है, जैसे कि ये अगर एक कंडक्टिंग वायर है और इसके अंदर आप चार्जेस को फ्लो करा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहे हैं, इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो मटेरियल बहुत ज्यादा अपोज करता है वो कहलाता है इंसुलेटर। मतलब इतना ज्यादा अपोज करता है कि इन चार्जेस को मूव ही नहीं करने देता, जहां है वहीं रहने देता है। और अगर ये कम अपोज करता है, मतलब अगर इसका जो अपोज है वो कम है, तो उसे कहते हैं हम, उस मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है।
वेरी हाई, ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटी होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और अभी हमने बात की रेजिस्टेंस कैसे बना है। रेजिस्टेंस बना है अपोजिशन ऑफ चार्जेस, चार्ज के फ्लो का अपोज करने वाला जो फेनोमेना है या जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है रेजिस्टेंस। और ओम ने इसको कैसे डिफाइन किया है, ओम ने इसे V बाय आई से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा था V बाय आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल रहा था उन्हें, एक एक्टिविटी उन्होंने की और उसमें उन्हें V बाय आई कॉन्स्टेंट मिल रहा है, तो उस कॉन्स्टेंट को ही उन्होंने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस नाम दिया है। ठीक है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कांस्टेंट है या रेजिस्टेंस है। जो कांस्टेंट उन्हें उस वायर के लिए मिला वो उन्होंने उस वायर का रेजिस्टेंस बता दिया। सो ये जो कांस्टेंट है ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी अलग अलग वायर का अलग अलग होगा, हर वायर के लिए अलग रेजिस्टेंस होगा, हर वायर का अलग कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज ओम, क्योंकि ये ओम ने ही ये रिलेशन निकाला है इसलिए उन्होंने इसकी एसआई यूनिट ओम ही बना दी। ठीक है, ये ओम के नाम से ही इसको एसआई यूनिट दी गई है। और सिंबॉलिक कैसा है ये ओम, ये ग्रीक वर्ड है, यहाँ पर ये जो ग्रीक वर्ड है इसको यूज किया जाता है, ग्रीक अल्फाबेट को यूज किया जाता है ओम रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी बाय आई, ये तो होगा ही। If the potential difference across two ends of conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. ये 1 ohm की definition है, ये 1 ohm की definition है। आप इस definition को note कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ये 1 ohm की आपकी definition है। ठीक है, 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. If we apply 1 volt across the conductor and 1 ampere current is passing through it, then the resistance of that conductor is it will be 1 ohm. Okay, also from equation 12.5 I is equal to V by R, ये तो बन ही जाएगा। इस इक्वेशन को देखिए, इससे तीन फॉर्मूले बन सकते हैं। देखिए मैं बना के बताता हूँ आपको, तीन फॉर्मूले बन जाएंगे इससे। कैसे, पहला फॉर्मूला तो आपका बन रहा है V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, सेकेंड फॉर्मूला आपका बन रहा है V इज इक्वल टू आई आर, एंड थर्ड फॉर्मूला आपका बन रहा है I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो इसको आप किसी भी तरीके से LHS और RHS में शिफ्ट करके और बना सकते हो। Okay, now it is obvious from equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to the resistance. करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और वाइस वर्सा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, करंट गेट्स हाफ, and in many practical cases it is necessary to increase or decrease the current in circuit. हम हमारे घर के सर्किट्स के बारे में सोच लेते हैं, हमारे घर में बहुत अलग अलग तरह के अप्लायंसेस होते हैं, फ्रीज होता है, टीवी होता है, कूलर होता है, एसी होता है, सभी को अलग अलग करंट चाहिए, तो सभी के रेजिस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, a component used to regulate the current without changing the voltage source is called variable resistance, that is called rheostat। अभी हमने बात की थी वेरिएबल रेजिस्टेंस की लास्ट लेक्चर में। In an electric circuit, a device called a rheostat is often used to change the resistance in the circuit. We will now study about the electrical resistance of conductor with the help of following activity. एक एक्टिविटी के थ्रू हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। देखिए एक एक्टिविटी है, इसमें हमारे पास में 10 वॉट का एक बल्ब है, तो नाइक्रोम वायर लिया है, टॉर्च बल्ब लिया है और एक 10 वॉट का बल्ब लिया है, एक एमीटर ले लिया है और इस एमीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करें, एक बार यहाँ नाइक्रोम का वायर लगा देते हैं एक्स वाई के बीच में, एक बार यहाँ टॉर्च का बल्ब लगा देते हैं और एक बार ये 10 वॉट का बड़ा सा बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीनों में एक ही रीडिंग लेंगे। ये एमीटर है, एमीटर क्या देता है हमको, करंट की रीडिंग देता है, कितना करंट सर्किट में जा रहा है वो।
तो यहाँ पर पहले एक नाइक्रोम वायर लगाया, फिर टॉर्च बल्ब, फिर ये वाला बल्ब, और तीनों को लगाकर यहाँ रीडिंग देखते हैं। अच्छा, ये रीडिंग चेंज क्यों होने वाली है? ये रीडिंग इसलिए चेंज होने वाली है क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस अलग है, टॉर्च बल्ब का अलग है, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो हमारे घर में यूज किया जाता है उसका रेजिस्टेंस अलग है। और रेजिस्टेंसेस अलग होते हैं तो अभी हमने क्या बात की थी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ज्यादा रेजिस्टेंस वाली किसी एलिमेंट को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू कम मिलेगी, और कम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ठीक है। और इसी एक्सपेरिमेंट से हम जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट पे कितना डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। करंट की वैल्यू, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस पे कितना डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही। So in this activity, we observe that the current is different for different components. Why do they differ? Certain components offer an easy path for flow of electric current while other resist the flow. So ये बात आपको समझ आई गई होगी कि कुछ कंपोनेंट होते हैं वो आसानी से करंट को पास होने देते हैं, और कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो आसानी से पास नहीं होने देते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। Motion of electron in an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within the conductor. They are restrained by the attraction of atoms among which they move. ये आप समझ लीजिए, ये बहुत काम की बात है। किस वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों मूव नहीं कर सकते हैं, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग रेजिस्टेंस क्यों फेस करते हैं, तो उसका कारण है अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स। हर मटेरियल में अलग अलग एटम्स होते हैं, और वो अलग अलग एटम्स अलग अलग अट्रैक्शन पावर के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जो कम अट्रैक्ट करेगा, आसानी से जाने देगा, वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए एक कोई वर्कर है, और वो वर्कर एक स्ट्रीट से पास हो रहा है, और अगर उसे हर घर में कोई मटेरियल डिलीवर करते हुए जाना है तो उसे ज्यादा समय लगेगा, और अगर उसे उस पूरी स्ट्रीट में, उस पूरी गली में केवल एक ही घर पे मटेरियल डिलीवर करते हुए जाना है तो उसे कम समय लगेगा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और करंट को उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ेगा। Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. ये अभी हमने बात की थी, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो अच्छा कंडक्टर है। And a conductor having some appreciable resistance is called resistor. कंपोनेंट रजिस्टर किसे कहते हैं, ये इसकी रजिस्टर की डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसके पास नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस नहीं है इज कॉल्ड रजिस्टर। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस इज पुअर कंडक्टर। जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा वो पुअर कंडक्टर है, और ऐसे पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे, वो होते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी इस टॉपिक में आपको ऐसा लगा है कि ये लाइन हमें समझ नहीं आई है, या इस पे हमें वो डिस्कशन करना है, तो मुझे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे।